Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our lecture number 2 of chapter number 4. सेल एंड टिश्यूज़ का आज लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. So today we will discuss about cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton, nucleus and ribosomes, mitochondria and plastid, Golgi apparatus, lysosomes, centrioles, prokaryotic versus eukaryotic cells. These all topics are sometimes seems to be difficult for students. उनको समझ ही नहीं आती कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में क्या होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या था, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें स्टूडेंट के लिए मिक्सअप हो रही होती हैं. तो आज हम इसको इतने अच्छे तरीके से और इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है. तो मेजर डिफरेंस जो है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में वो ये होता है सेल वॉल का. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती. तो हम जब वन बाय वन इनके सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. अभी यहाँ पे अगर आपको ये पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही तो आप सब अपनी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में देखें, वहाँ पे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की पिक्चर दी गई है. तो चलें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल बेसिकली क्या है. अब आप ये इमेजिन करें कि सेल वॉल जो है वो एक दीवार है फैक्ट्री की. ठीक है, कोई भी एक समझे फैक्ट्री है और उसकी जो दीवार है वो सेल वॉल है. जैसे कि आप जब कोई भी चीज़ हो उसके उस बाहर की जो उसकी चीज़ होती है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है ना. तो इसी तरह आप ये इमेजिन करें कि एक फैक्ट्री है और उसकी जो वॉल है वो सेल वॉल है. ठीक है, सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है. ये ऐसी सेल वॉल है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, और उस फैक्ट्री के बाहर बनी हुई होती है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके. ये नॉन लिविंग लेयर होती है. नॉन लिविंग लेयर का क्या मतलब है कि आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. और इसको नॉन लिविंग इसलिए कहते हैं कि जो पौधों के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, यानी कि जो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ये उसमें कोई पार्ट नहीं लेता, लेकिन ये फोर मेन काम कर रहा होता है. अब फोर मेन काम इसके क्या हैं. शेप, ये प्लांट को शेप देता है. आपने अक्सर देखा होगा कि पौधों की जो रेक्टेंगुलर शेप होती है, जो हार्ट सी शेप होती है प्लांट्स की, वो किस वजह से होती है. वो इसी वजह से होती है कि जो सेल वॉल उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये पौधे को स्ट्रेंथ देता है. आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं वो सीधे खड़े रहते हैं. उन पे जितने भी फ्रूट्स लग जाएं, जितने भी फल लग जाएं, वो उनका वेट बियर कर सकते हैं, उठा सकते हैं उनका वेट. तो ये सब स्ट्रेंथ किस वजह से उस पर्टिकुलर प्लांट को मिल रही होती है, सेल वॉल की वजह से. उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, कीड़े मकोड़ों से, बैक्टीरिया से, डिफरेंट किस्म के वायरसेस से जो कि प्लांट को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है. और सपोर्ट देती है प्रोटोप्लाज्म को, यानी कि जो एक प्लांट के अंदर पौधे भी जानदार होते हैं ना, तो उस जानदार चीज़ के अंदर जो एक ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है उस पौधे का, तो उसको सपोर्ट दे रही होती है. ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि किन किन में पाई जाती है. प्लांट्स के अंदर होती है, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से. और उसके जो स्पेशल होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं सेलुलोज के, वो होते हैं प्लाज्मो डिस्मेटा. ठीक है,
प्लाज्मोडेस्माटा का ये मतलब है कि प्लांट सेल की दीवारों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इट्स अ डोर वेज। इनके ज़रिए जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव होता है, कनेक्ट होता है, एक दूसरे को मैसेज देते हैं, एक दूसरे को फूड दे सकते हैं। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की मिलकर बनी होती है। प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। एनिमल में ये एब्सेंट होती है। तो की पॉइंट्स जो हमने याद रखने हैं वो यही याद रखने हैं कि ये सेल वॉल जो है ये प्लाज्मा प्राइमरी वॉल है और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, और ये सेल को क्या देती है? स्ट्रेंथ देती है। प्लाज्मोडेस्माटा के मैंने बारे में बताया कि माइक्रोस्कोपिक से चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए सेल जो है वो कनेक्ट करती है अपने एडजेसेंट सेल से, ताकि मैसेज कन्वे कर सके। और बोथ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं प्लांट में, फंजाई में एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी तरह से है कि वो जस्ट आफ्टर द सेल वॉल होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि आप इमेजिन करें कि एक फैक्ट्री है, उसकी वॉल जो है वो सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन को अगर उसका डोर कहा जाए या फिर उसका सिक्योरिटी गार्ड कहा जाए तो गलत ना होगा। ठीक है, अगर सेल वॉल बाहर की दीवार है तो सेल वॉल क्या है? उसका मेन गेट है, उस फैक्ट्री का मेन गेट है। ये गेट भी है और सिक्योरिटी गार्ड भी है उस फैक्ट्री का। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ये होती है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ये सब सेल्स में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक्स हों चाहे वो यूकैरियोटिक्स हों। सेल मेम्ब्रेन इट्स इसेंशियल। सेल वॉल हो या ना हो, बट सेल मेम्ब्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूर होगी। इट्स अ सेमी परमेएबल, इट मीन्स कि सिलेक्टिव गेट है, खुद डिसाइड करता है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज अंदर आएंगे एंड वेस्ट जो है वो बाहर जाएगा। यही वजह है कि सेल का जो अंदर का माहौल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो स्टेबल होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल बैरियर है, एक होम्योस्टेसिस प्लांट का जो है ना वो बैलेंस सिस्टम जो है वो कायम रखता है। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी क्या है? मेनली प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बने होते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो लिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब अ, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसकी डायग्राम को आप समझें। इसमें अगर आपको विजिबल नहीं है तो अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और उसमें आप देखें कि 1960 में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो मॉडल है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल। ठीक है, तो इसमें जो लिपिड बाइलेयर है, यानी कि चर्बी की दो लेयर हैं इसके अंदर, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक की क्या है? अगर ये स्विमिंग पूल है एक, तो जो हाइड्रोफिलिक होगा उसकी होगी पानी से दोस्ती। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक होगा उसकी होगी पानी से दुश्मनी। तो इस वजह से ये खुद ही दो लेयर बना लेती है और बीच में एक पूल सा बन जाता है। ठीक है, ये लेयर है, फ्लूइड की लेयर है ये। तो बीच में जो है वो एक पूल सा बन जाता है, और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये फ्लो कर रही है, ये हिलती रह रही है, और पूल में जो है वो प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, मोज़ाइक टाइल्स की तरह। ठीक है, और वो टाइल्स की तरह से उस फ्लूइड के अंदर तैर रहे होते हैं। कुछ प्रोटीन्स गेट बन जाते हैं, कुछ पंप बन जाते हैं और कुछ रिसेप्टर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी फाउंड होता है लिपिड बाइलेयर में, जो कि यूकैरियोटिक के होते हैं। ठीक है,
और टर्मिनोलॉजी इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिर्फ सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल के अंदर सारी मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये सारी मेम्ब्रेन्स जो हैं ये इसी से निकली हैं, यानी कि इसी से ही उनका नाम निकला है कि ये सेल के अंदर जितनी भी हैं, ऑल मेम्ब्रेन्स इन द सेल, तो ये इसी के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। अगर जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि अगर आप इमेजिन करें सेल एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो सेल जो है वो एक फैक्ट्री है, सेल वॉल उसका दीवार है, सेल मेम्ब्रेन उसका गेट है, एंड साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन उसके क्या हैं? साइटोप्लाज्म फैक्ट्री का हॉल है, एक हॉल बना हुआ होता है ना, एंड जो साइटोस्केलेटन है वो उस हॉल के क्या है? पाइप्स हैं, पाइप्स लगे हुए हैं उसके। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं एक्चुअली? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली जैसा, शीशे जैसा लिक्विड टाइप होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि 80% जो है वो वाटर है, ठीक है। और ये काम क्या करता है? ये स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अलावा के बगैर जो ऑर्गेनील्स हैं वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना भी साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी इसकी पार्टिकल्स होते हैं उसके, वो इसमें तैरते रहते हैं। और केमिकल लैब है ये, यानी कि सारे केमिकल रिएक्शंस यहीं हो रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को तोड़ना और एनर्जी का निकलना। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन होता है सेल का अपना स्केलेटन, ठीक है। अब दो किस्म की लकड़ियाँ होती हैं, एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये मोटे पाइप हैं, तो ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंड इनका फंक्शन ये होता है कि सेल को शेप देते हैं, ठीक है। और इनकी शक्ल किस तरह से होती है? फ्लैजिला और सीलिया टाइप, थ्रेड लाइक होती है, बाल जैसी, ठीक है। इन्हीं से बनती है। और माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? इट्स लाइक अ थ्रेड, पतले धागे की तरह, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, एंड ये सेल की शेप को चेंज करवाने में हेल्प करते हैं। अमीबा इसी से सूडोपोडिया बनाकर चलता है। अमीबा को आपने देखा होगा ना कि वो किस तरह से चलता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि साइटोप्लाज्म क्या है? वो एक हॉल है फैक्ट्री का, और लैब है, केमिकल लैब है, जिसके अंदर एनर्जी बन रही होती है। और साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन ये है कि वो इस सेल को गिरने नहीं देते, यानी कि उसके अंदर से उसको क्या करते हैं? उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको शेप देते हैं, उसको थिकनेस देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस अगर हम देखें तो न्यूक्लियस वो होता है जो कि ये कहें कि सेल का दिमाग है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर हम सेल को एक फैक्ट्री इमेजिन कर रहे हैं अपने स्टार्टिंग लेक्चर से, तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री का जो मैनेजर ऑफिस होता है वो है, वो कहाँ होता है? फैक्ट्री के सेंटर में होता है, तो उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी एनिमल सेल में कहाँ लोकेशन होती है? एनिमल सेल में ये मेन सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये थोड़ा साइड पर होता है, क्योंकि सेंटर में बड़ा एक वैक्यूल आ जाता है, इसलिए प्लांट सेल में ये साइड पर होता है और एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है। इसकी लोकेशन ये होती है। स्ट्रक्चर पार्ट्स इसके क्या होते हैं? न्यूक्लियर एनवलप होता है, यानी कि दो डबल लेयर से कवर होता है। सिक्योरिटी गेट, इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं छोटे छोटे से,
होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए बाहर जाता है ताकि प्रोटीन बने, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का स्मॉल वर्जन है। उसके बाद न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर एक ब्लैक सा डॉट होता है, ये राइबोसोम्स फैक्ट्री है, और राइबोसोमल आरएनए यहीं बनता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस का असली खजाना, यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो डीएनए धागे जैसा होता है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये धागे लिपट कर एक्स की शेप बना लेते हैं, उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यहाँ ही से जेनेटिक्स होती है। जैसे प्लांट्स, जो पेरेंट्स प्लांट्स होते हैं उनके आगे से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। जैसे ह्यूमन के पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चों में उनकी करेक्टरिस्टिक जाती हैं, इसी तरह पौधे के भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टरिस्टिक जाती हैं वो यहीं से ही जाती हैं। यहीं से वालिदैन से औलाद में ट्रेड्स जो हैं वो जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल मदर सेल हो या एनिमल मदर सेल हो। उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में इनका क्या होता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, लेकिन उनका डीएनए न्यूक्लियाइड नाम की जगह पर साइटोप्लाज्म में ही तैर रहा होता है। उसका कोई कवर नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर ही तैर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स है प्रोटीन की फैक्ट्रीज। ठीक है, यानी कि जैसे हम ये समझें कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल है। फैक्ट्री में मजदूर क्या करते हैं, कहाँ बैठे होते हैं? तो राइबोसोम्स वही मजदूर हैं जो कि सेल के अंदर इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? छोटे छोटे से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे जैसे दाने जैसे। 50% प्रोटीन प्लस 50% आरएनए मिलकर बनाता है राइबोसोमल आरएनए। और ये आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। लोकेशन इनकी दो जगह पे है। फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली स्विम कर रहे होते हैं। ठीक है। और बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एक्सपोर्ट वाले प्रोटीन बनते हैं जो सेल से बाहर जाते हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, राइबोसोम्स ही एक ऐसी मशीन है जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में होते हैं। दरख्त में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, आप में भी है, एनिमल्स में भी है। इस वजह से एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को रोकती हैं, हमें हमारा जो है वो नुकसान कम कर देती हैं। हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन होते हैं। साइज अब इनका क्या होता है? जो यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। फंक्शन इनका एक ही होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन से अब हमें क्या फ़ायदा होता है ह्यूमंस को? हमारे मसल्स बनते हैं, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, एंजाइम्स के लिए अच्छा होता है, हार्मोन्स जो हैं वो सब बनते हैं इस वजह से। तो इस वजह से जो सेल है उसके अंदर राइबोसोम्स की तादाद हज़ारों में होती है। ठीक है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेल के अंदर का पार्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मिसाल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर आप बात कर रहे थे फैक्ट्री की, तो जो फैक्ट्री को बिजली मिलती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो जनरेटर है जो उसको बिजली देता है।
ठीक है, अब इसका क्या काम होता है हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है कि ये डबल लेयर होता है, बाहर वाली स्मूथ लेयर होती है और अंदर वाली लेयर जो है वो क्रिस्टिया से मिलकर बनी होती है। अब क्रिस्टिया से क्यों होती है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो कपड़े सुखाने के लिए जो हम रस्सी लपेट देते हैं ना, वैसे ही इसकी जो है वो शेप होती है। मैट्रिक्स अंदर लिक्विड है, ठीक है, यहाँ क्रेब साइकिल होता है, लिक्विड टाइप होता है। और इसका काम क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन सेंटर है ये, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लेकर एटीपी बनाता है और एटीपी से फिर क्या होता है? सेल की एनर्जी बनती है। बिना एटीपी के सेल 2 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो किस में होता है? ये सिर्फ यूकैरियोटिक्स में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता। इस वजह से बैक्टीरिया एनर्जी कम बनाते हैं। ठीक है, सबसे दिलचस्प इसकी बात ये होती है कि इसका अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं और ये खुद डिवाइड होकर बढ़ सकते हैं। साइंस कहती है कि ये कभी बैक्टीरिया था जो बिलियन साल पहले हमारे सेल के अंदर रहने आ गया था। एंडोसाइम्बोटिक थ्योरी कहते हैं इसको। इसी वजह से आपको डीएनए वालिदैन से मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ वालदा से मिलता है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। ये कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? ये मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर, ब्रेन सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, जहाँ एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि जनरेटर हैं ये सेल के। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं और बाकी का प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है।